जी, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करने की सजेस्टेड अप्रोच क्या होनी चाहिए? लंबे लंबे सवालों को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहला पहला पॉइंट ये है कि क्वेश्चन को रीड करने के बाद, रीड तो सबने करना है, रीडिंग के बगैर तो कर ही नहीं सकते। आपने क्वेश्चन रीड करने के बाद सबसे आइटम क्यों मिस हो जाए, थोड़ी सी, हाँ, दो दो लाइनें छोड़ते जाएं बस, ठीक है, कोई मसला नहीं, लिख दो। मेरे से तो मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, बाद में एडजस्ट कर लो, उसमें क्या मसला है, इतना कोई इशू नहीं है। और आपने क्वेश्चन पढ़ अच्छा बच्चों, क्या बताया मैंने? आपने क्वेश्चन रीड करना है, बजटेड प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन टैकल करने का क्या तरीका या क्या अप्रोच है। तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट बनाना है विदाउट फिगर्स। उसके बाद दूसरा काम, आपने सिंपल फिगर्स प्लग इन करनी है, सिंपल सिंपल रेडीमेड फिगर्स जो रेडी दी हुई हैं। उसके बाद अब आपने शुरू कर देनी है वर्किंग्स, और वर्किंग का भी एक सीक्वेंस ज़हन में रख लें फिक्स। सबसे पहली जो वर्किंग होनी है वो यूनिट्स का डेटा पूरा करें। कौन सा डेटा पूरा करें? यूनिट्स, कौन से यूनिट्स? ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स क्वेश्चन में देखें, अगर है तो, नहीं है तो फाइंड करें। दूसरे यूनिट्स कौन से? प्रोडक्शन यूनिट्स, सेल के यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। सबसे पहले बेटा आपने यूनिट्स का डेटा पूरा करना है। किस चीज का डेटा? अगर यूनिट्स का डेटा पूरा है तो फिर अगली छोड़ दें, स्किप कर दें वर्किंग। 4 यूनिट्स होने चाहिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। वर्किंग नंबर 2। अच्छा, बात सवाल ऐसे होते हैं आई कैप में जिनमें यूनिट्स होते ही नहीं। यूनिट्स, सारा यूनिट्स की जगह परसेंटेजेस होती हैं। क्वेश्चन में क्या होता है, यूनिट्स नहीं होते, उसकी जगह क्या होती है? वहां तो फिर ये वर्किंग आप कर ही नहीं पाएंगे ना यूनिट्स वाली, क्योंकि वो आपको सारा डेटा उसने कहा है कि वॉल्यूम इतने परसेंट बढ़ेगा, वॉल्यूम इतने परसेंट, आप वॉल्यूम ढूंढ रहे हैं, वॉल्यूम है ही नहीं। तो जिन सवालों में यूनिट्स नहीं होते वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके मुतबादिल परसेंटेजेस दी होती हैं। तो वर्किंग 1 यूनिट्स होंगे या नहीं होंगे, नहीं है तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं। वर्किंग 2 आपने हमेशा सेल रेवेन्यू निकालनी है। वर्किंग 2 में सारी क्या निकालनी है? उसके बाद वर्किंग 3 में सारी फिक्स कॉस्ट निकालनी है।
क्योंकि फिक्स कॉस्ट सिर्फ इन्फ्लेशन से चेंज होती हैं, वॉल्यूम से चेंज। सारी फिक्स कॉस्ट निकालें। अब सारी से क्या मुराद है? फिक्स्ड एफओएच जहां चाहिए, फिक्स सेलिंग, फिक्स्ड एडमिन। सीए फाइनल का लेंथी से लेंथी क्वेश्चन इस अप्रोच पे बच्चे सॉल्व कर जाते हैं 80 to 90%। सवाल तो फिर अभी थोड़े छोटे हैं, फाइनल में जितने बड़े बड़े सवाल आते हैं तो वहां पर वो बच्चों ने ये वर्किंग की खास तौर पर अप्रोच बना ली है, वर्किंग करी जाते हैं और उसी सीक्वेंस से हर सवाल में इसी सीक्वेंस से वर्किंग करी जाए। 3 सवाल करने के बाद आपकी वैसे ही हाथ सेट हो जाता है कि अच्छा मैंने ये वर्किंग, इसका डाटा ढूंढो। क्योंकि जब आपको पता है ना कि मेरा ये टारगेट है तो आपका फोकस सिर्फ उसी वर्किंग पे होगा। ये नहीं करना कभी सेल पहले निकाली कभी सेल बाद में निकाली। मैंने पढ़ाते हुए कहा था सबसे पहला बजट सेल बजट बनता है, लेकिन मैं अब आपको खुद बता रहा हूं कि मैं न्यूमेरिकल करते हुए आई कैप के लंबे लंबे सवाल करते हुए मैं उस अप्रोच में सेल बजट नहीं पहले बनाता। मैं पहले क्या बनाता हूँ? यूनिट्स का डाटा पूरा करता हूँ। यूनिट्स का डाटा पूरा करने के बाद क्या निकालना है? रेवेन्यू या सेल बजट। फिर क्या निकालनी है? फिक्स कॉस्ट। अब इसमें डेप्रिसिएशन भी है, फिक्स सेलिंग, फिक्स्ड एफओएच, इन्फ्लेशन भी हो गया। वर्किंग नंबर 4 में अब आपने निकालनी है सारी वेरिएबल कॉस्ट, हर किस्म की वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट में पहले मटेरियल की कॉस्ट आएगी, आपको पता है, लेबर की कॉस्ट आएगी, एक एक करके वेरिएबल एफओएच कॉस्ट आएगी, वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग कॉस्ट आएगी, और इसके बाद आखिरी नंबर पे जो वर्किंग आपने करनी है जो कि कम आती है वैसे बजटिंग में, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है ना, ओपनिंग क्लोजिंग, उसकी कॉस्ट, और अगर वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। आवाज नहीं आ रही बच्चों आपको? आमना आवाज आ रही है? काइंडली कंफर्म करें। अभी अभी आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। अब चलो अल्लाह खैर करे, अब डिस्कनेक्ट ना हो। तो मैं क्या बता रहा था, सुन ले बेटा आप। मैं ये कह रहा था कि हमारा लेंथी से लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी। पहले आप फॉर्मेट बनाए फिगर्स के बगैर, रीड करने के बाद क्वेश्चन रीड कर लेना, ये ना और रीडिंग के बगैर ही फॉर्मेट बनाने बैठ जाए। रीड करें एक दफा क्वेश्चन, 2 दफा फॉर्मेट बनाएं, सिंपल फिगर्स प्लग इन करें और फिर वर्किंग शुरू कर दें। तो वर्किंग्स में पहले यूनिट्स की वर्किंग करनी है, रेवेन्यू की, फिक्स कॉस्ट की, और फिर बाद में क्या है? सारी वेरिएबल कॉस्ट। ये जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होंगी ये इन्फ्लेशन से भी चेंज होंगी, वॉल्यूम की वजह से भी, ठीक है। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होंगी वो अदर देन डेप्रीसिएशन इन्फ्लेशन से चेंज होंगी, बताया कल। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स एंडिंग, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और कॉस्ट ऑफ एंडिंग, ये सारा ये अप्रोच है। 5वीं वर्किंग तक मैक्सिमम है, शायद ही जाए। जो मैं देख रहा हूं सवाल उनमें आज तक वैसे एक सवाल आया जिसमें स्टॉक्स थे, अदरवाइज बजटिंग में वो स्टॉक्स पे लेके वो कॉस्ट अकाउंटिंग में ही छोड़ देता है स्टॉक्स को ज्यादातर। समझ आ रही है? कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है लेकिन यहाँ स्टॉक्स अगर हो तो स्टॉक्स की वर्किंग। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10, हमने 10वां सवाल करना है बजटिंग का, जो मैंने व्हाट्सएप किए थे नोट्स आपको। तो उसमें
बजटिंग का 10th क्वेश्चन। आ जाए जी जरा, क्वेश्चन में वो क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है, क्वेश्चन वैसे है तो बड़ा लंबा चौड़ा, चलो इसको पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूंगा जी। जी, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लेंथ ही आता है बजटिंग में से। नहीं, एनपीवी में से इतना लेंथ ही नहीं आएगा, आप अब जरा शॉर्ट आएगा, वैक में से भी शॉर्ट। डाटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कहता है, पढ़ने को वैसे मैंने आप सबको कहा था, उम्मीद है आप घर से एक दफा तो इसको पढ़ाए हुए हैं। कितनी प्रोडक्ट है क्वेश्चन में? दो। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड एंड, क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, किस साल की बनानी है? अगस्त 2021 की। लेकिन जो ऊपर डाटा दिया हुआ है वो अगस्त 2000, इसका मतलब है इंक्रीमेंटल अप्रोच से पिछले साल का डाटा चेंज करना पड़ेगा। कहता है स्मार्ट फिट इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट X75। इट ऑफर्स टू वेरिएंट्स। हाँ जी, प्रोडक्ट के दो वर्जन होते हैं, दो मॉडल हैं। स्टैंडर्ड मॉडल, स्टैंडर्ड की प्राइस कम होगी शायद, और प्रीमियम की प्राइस ज्यादा। मैनेजमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2021। और ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है जी। सेल्स 5 to, अब जब ये सेल निकली होगी गौर से सुन लें, ये जो पुराना डाटा दिया बेटा, कितनी प्रोडक्ट है इनकी, तो ये इसके पीछे ये फॉर्मूला लगा होगा, पहली प्रोडक्ट की सेल प्राइस इनटू पहली प्रोडक्ट के यूनिट्स, दूसरी प्रोडक्ट की सेल प्राइस इनटू दूसरी प्रोडक्ट के, अगर सेल प्राइस नहीं दी हुई या यूनिट्स नहीं दिए हुए तो जो नहीं दी हुई चीज वो एक्स रख के सॉल्व कर लेंगे आप। तो पुराने डेटे से प्राइस या यूनिट्स की फिगर, मिसिंग फिगर हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मटेरियल है, लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग, हमें पता है मटेरियल वेरिएबल होती है, फिक्स, ये वेरिएबल होता है ऑलवेज। लेबर, हाँ जी, वेरिएबल होती है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एफओएच को कहते हैं, इसमें फिक्स प्लस, तो इसको सेपरेट करना है। सेलिंग और एडमिन, अब यहाँ पे वो बताएगा कुछ ना कुछ, जो ये नजर आ रहा है सेलिंग एडमिन, इसमें भी फिक्स भी होगी और वेरिएबल भी, तो इधर भी सेपरेशन जरूरी होगी। ठीक है। डेटा नीचे क्या दिया है, ये सारा डेटा 2020 का दिया है यहां तक, ऊपर वाला सारा डेटा 2020 का है। वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑपरेटेड एट 75% कैपेसिटी, इट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 9 लाख एंड 6 लाख स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। ले जी, यूनिट्स बता दिए हैं, स्टैंडर्ड के भी बता दिए हैं, प्रीमियम के भी बता दिए हैं, तो प्राइस नहीं बताई होगी फिर, पिछले साल की प्राइसेस। नीचे उसने लिखा हुआ है द रिटेल प्राइस ऑफ प्रीमियम यूनिट इज सेट एट 2 times ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ, हाँ जी, किसकी प्राइस किस पे बेस कर रही है? प्रीमियम की प्राइस स्टैंडर्ड पर बेस कर रही है, यानी स्टैंडर्ड का डबल है, तो अंडरलाइन जो प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस उसने बेस किया है वो स्टैंडर्ड है, जो कि नहीं दी तो मैं उसको एक्स रख लूंगा। क्या रख लूंगा? तो फॉरेन सेल प्राइस आ सकती है मेरे पास पर यूनिट, स्टैंडर्ड की भी। और क्या इक्वेशन बनेगी लड़की बताओ जरा प्लीज, अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं इस डेटे से।
ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। हाँ, इसमें फिगर बताओ क्या होंगी। ये स्टैंडर्ड की है मिसाल के तौर पर, ये प्रीमियम की जी। $900,000, तो वो होगा मेरा ख्याल है 9,000 यूनिट्स इनटू एक्स। हाँ, 6 लाख यूनिट्स इंटू 2x, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5250। तो निकालो x और 2x निकालो। चलो, ये किसी ने किया था घर में? ये पढ़ने का आर्ट होता है, करके आना चाहिए था आपको। आप तो ऐसे पढ़ के आए जैसे नावल पढ़े हैं, और भाई को बेसिक कैलकुलेशन भी साथ साथ कर लेते हैं। पूरा सवाल ना भी करते तो ये आपको करना चाहिए था, ये रीडिंग में होता है, साथ ही रीड करते हुए कर लेते हैं। चलो, इन दोनों पॉइंट से सेल प्राइस निकल आएगी पुरानी वाली। कितनी है स्टैंडर्ड की सेल प्राइस थी 2500, यानी x 2500 है, और 2x जो प्रीमियम की प्राइस है, प्रीमियम की सेल प्राइस, वो 5000 है पर यूनिट। अब ये इक्वेशन जिसको याद रहेगी वो कर लेगा, जिसको नहीं याद रहेगी तो वो परेशान होगा। मैंने ये याद किया हुआ है कि जितनी भी प्रोडक्ट होंगी वो फॉर्मूला वही बनना है सेल का, सेल प्राइस इंटू सेल यूनिट प्लस सेल प्राइस इंटू सेल यूनिट। अब जो एक्स उक्स है वो पुट कर लो, जो नहीं है आगे चले। 1.6 kg ऑफ मटीरियल इज रिक्वायर्ड। कितने केजी? 1.6 kg मटीरियल रिक्वायर्ड है फॉर ईच स्टैंडर्ड यूनिट, while 2 kg of material is required for each premium unit। स्टैंडर्ड के एक यूनिट पे 1.6 kg लगता है, और दूसरे पे कितना लगता है? अब आप अगर वो जो मैंने उस दिन लिखवाया था, फॉर्मूला होता है मटेरियल की प्राइस पर केजी इनटू मटेरियल के केजी पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट। क्योंकि सवाल में इन्वेंट्री नजर ही नहीं आ रही, नहीं नजर आ रही कहीं इन्वेंट्री, तो यहाँ सेल यूनिट्स और प्रोडक्शन यूनिट ये सेम थे, बल से लिखा भी हुआ है मैन्युफैक्चर्ड एंड। तो क्या मैं मटेरियल की प्राइस निकाल सकता हूं? क्योंकि मटेरियल कॉस्ट जो ये निकली हुई है ना 1584, इसके पीछे क्या फॉर्मूला चल रहा है? इसके पीछे फॉर्मूला चल रहा है मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल के केजी पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट, लेकिन ये पहली प्रोडक्ट के। इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट के भी ऐसे ही, मटेरियल प्राइस इनटू मटेरियल के केजी पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट। तो अब इसमें जरा डेटा फिल करके कोई बच्चा मुझे ये बताए, मेरे पास मटेरियल के केजी मौजूद है, प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है पुराने, तो पुरानी मटेरियल प्राइस आ सकती है? करो, दसो कि नहीं आती है दोनों केसेस में? मतलब दो, अच्छा एक ही मटेरियल लग रहा है शायद दोनों पे, सेम मटेरियल यूज हो रहा है प्रीमियम पे भी और उस पे भी शायद। बताएं जी, सेम मटेरियल होगा तभी प्राइस, उसने ये नहीं कहा कि उस पे अलहदा मटेरियल है उस पे अलहदा है। तो कितना आता है बेटी? ये 1 kg की प्राइस 600 रुपए है, ये कह रही हैं खातून, जरा सब चेक कर लें। 600 रुपए पर केजी प्राइस है। इसमें एक्स रखना है मटेरियल की प्राइस को, एक्स, इधर भी एक्स और इधर भी एक्स। केजी कितने हैं? हाँ, केजी नहीं, पर यूनिट 1.6 और 2, और प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं? 9 लाख और इनटू 6 लाख। जिनका कैलकुलेटर अच्छा है वो तो फटाफट कर लेंगे, 600 ही आता है, वो 600 रुपीज पर केजी बनती है ये। हाँ जी, ठीक है। लेबर, कोई बता सकता है लेबर कॉस्ट जो ये निकली हुई है 540, इसके लिए ये बुलेट नंबर 5 दिया हुआ है। तो वो कहता है लेबर मैन्युफैक्चर्स 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स, 1 घंटे में 3 यूनिट बनते हैं, तो 1 यूनिट कितनी देर में बनता है?
उसने कहा 1 घंटे में 3 यूनिट बनते हैं स्टैंडर्ड के, तो पाई एक यूनिट कितनी देर में बनता है, हमें तो लेबर आवर पर यूनिट चाहिए होते हैं, तो 1/3 करके आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड का टाइम है 1/3 लेबर आवर्स पर यूनिट, और प्रीमियम का टाइम वो कहता है ईच प्रीमियम यूनिट टेक्स 50% मोर टाइम, तो 50% टाइम ज्यादा लगता है। तो क्या करोगे, 1/3 को 50% बढ़ा लो इंटू 1.50, क्या आता है ये 1/3 कहां से आया, कितना, एग्जैक्ट 0.5। ठीक है, नहीं समझ आई, ये किसका टाइम पर यूनिट है 0.5, कहां से आया, जो स्टैंडर्ड का टाइम, अब स्टैंडर्ड का टाइम नहीं दिया हुआ था, उसने कहा था 1 घंटे में 3 यूनिट बनते हैं, तो मैंने ना घंटे को ऊपर रखा, यूनिट्स को नीचे किया, तो वो 0.3333 इस तरह टाइम निकला। मैंने वो पॉइंट से जान छुड़ाने के लिए 1/3 लिख दिया है, वैसे वो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? जी जनाब, मुझे वेजेस रेट बताओ कितना होगा लेबर कॉस्ट में, वेजेस रेट बताओ जरा कैसे आएगा, जैसे मैंने मटेरियल की प्राइस निकाली थी ना 600 रुपया, वैसे लेबर का वेजेस रेट बताओ कैसे निकलेगा। ये फॉर्मूला लगा होगा, ये देख लो, जैसे मटेरियल में नहीं लगा हुआ प्राइस की जगह, लेबर का रेट इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट, प्लस दूसरी प्रोडक्ट के लिए भी लेबर का वेजेस रेट मुझे कोई बताए, 909 पर आवर। नहीं, मैं तो 1/3 करूंगा, 900 एग्जैक्ट आना चाहिए। हाँ, मैं 1/3 रखूंगा ना, ताकि मुझे फ्रैक्शन की टेंशन ना पड़े, 900 रुपए पर आवर ही आता है। ये भाईजन से नहीं हुआ, 900 रुपया पर आवर। हम्म, क्या कहते हो, आगे चले। बुलेट नंबर 6 के मुताबिक क्या कहता है, 25% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एफओएच को कहते हैं, ऊपर दिए हुए हैं, 25% उसमें से क्या है, तो 440 के ये हैं मिलियन, इसमें से फिक्स कितने, 110 मिलियन के, बाकी फिर 330 मिलियन के वेरिएबल हैं। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर यूनिट जो प्रीमियम वाले हैं वो 1.5 टाइम्स है स्टैंडर्ड यूनिट का, यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के जितने वेरिएबल ओवरहेड होते हैं ना पर यूनिट, यहाँ पर आवर नहीं है, पर यूनिट है, जो स्टैंडर्ड के वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट होते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट के वेरिएबल ओवरहेड उससे 1.25 गुना ज्यादा है। इधर फिर वो एक्स रख के सॉल्व करना पड़ना है, तो ये फॉर्मूला चलेगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, या सॉरी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट या रेट पर यूनिट जो स्टैंडर्ड का है इनटू स्टैंडर्ड के प्रोडक्शन यूनिट्स, ये फॉर्मूला चल रहा होगा पीछे वेरिएबल ओवरहेड के, प्लस दूसरी प्रोडक्ट का क्या नाम था, प्रीमियम के वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स, और इसकी टोटल अमाउंट 330 मिलियन थी। अब इसमें किसको एक्स रखेंगे, किसको 1.25 एक्स रखेंगे, अब सिवाय मैथ के और कुछ नहीं है ये जी, एक का तरीका जो है वही सबका तकरीबन, स्टैंडर्ड वाले हैं वो हो जाएंगे एक्स, तो ये 9 लाख एक्स, अच्छा प्लस 6 लाख इंटू 1.25 एक्स और 330 मिलियन, तो निकाल सकते हैं हम एक्स और 1.25 एक्स, 200 रुपए। अब ये 200 रुपए पर आवर नहीं है, इस सवाल में उसने पर यूनिट का है, तो ये कितने आते हैं बेटा,
अब ना चाहते हुए भी मैं अपना डेटा सीधा कर रहा हूँ। ये सारी वर्किंग हमने नीचे करनी थी, मैं टाइम बचा रहा हूँ अपना, बाद में मैं इसको बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग वैसे इतनी डिटेल में साथ साथ नहीं कर सकेंगे क्योंकि इतना वक्त के साथ साथ ही होती है प्रैक्टिस। आगे चलें, मैं लेकिन पहले हाथ ही कैलकुलेट करने का आदी हूं। ऑल सेलिंग एडमिन एक्सपेंस कहता है क्या है, तो मैं तो उसे फिक्स प्लस वेरिएबल समझ रहा था, उसने क्या नहीं पाया ना, ये सारे फिक्स हैं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई जॉन, क्या हाल है, ठीक है? और पास हो गया तुम्हारा पेपर? क्या कर रहे हो आजकल? असल काम तो अब शुरू हुआ है। काम का जमा कराया है? करवाया? हुआ है टेस्ट टूस्ट इंटरव्यू? फिर सिफारिश? चलो, अल्लाह खैर करे। मैं तो 5 बजे, 5 बजे डेली, नहीं 12 बजे फारिग हूँ। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे। ओके, अल्लाह। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग नहीं है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग ना ओपनिंग है। चलें, अगले साल का डेटा क्या दिया हुआ है? कहता है स्टैंडर्ड की रिटेल प्राइस और प्रीमियम वालों की रिटेल प्राइस में कितना इजाफा होना है, तो वो मैं अब इजाफा कर लूंगा। मेरा ख्याल है एक की प्राइस 2500 रुपए थी, तो 10% बढ़ाओगे 2750 पर यूनिट, और दूसरे की सेल प्राइस 5000 रुपए पर यूनिट थी, 15% बढ़ाएंगे जी बेटा, 50। It is expected that existing demand for standard and premium units would not be affected by price increase। इस लाइन का मतलब क्या है? डिमांड, एग्जिस्टिंग डिमांड का मतलब होता है जो ऊपर सेल यूनिट्स थे ना, वो आपके प्राइस के बढ़ाने की वजह से कम, मतलब उसके 9 लाख ही बिकेंगे, दूसरी के आगे। इन एडिशन, उसके अलावा कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू फॉरेन कस्टमर फॉर द सप्लाई ऑफ 4,50,000 प्रीमियम यूनिट्स। आप एक कस्टमर भी ढूंढ रहे हैं, उस कस्टमर को 4.5 लाख यूनिट आपने बनाकर बेचने हैं, ठीक है? और कितने डिस्काउंट पे? हाँ, ये वैसे ना भी लिखा होता तो न्यू का ही करना था, क्यों, अगले साल का डेटा है। तो मुझे बताएं किस प्राइस पे होगा? 5750 इंटू, अब मैथ है, जो कही जा रहा है वो करी जाए, इंटू 80% जी, 4, ठीक है? कितने यूनिट्स बना के देने हैं? 4.5 लाख। आगे चलें, कहता है एनी कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स लिमिटिंग फैक्टर को कहते हैं, किसी भी रिसोर्स की शॉर्टेज हो सकती है आपको। एनी कंस्ट्रेंट्स ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी would be met by reducing the existing production of, वो कहता है अगर आपके पास कैपेसिटी शॉर्ट हो गई, क्योंकि हम अभी 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे, जब आप ये नया ऑर्डर लेंगे तो ऐसा ना हो कि आप 100% कैपेसिटी से भी ऊपर जा रहे हो, ये वो, तो इसीलिए क्या है, वो कहता है जहां भी कैपेसिटी की कंस्ट्रेंट्स आएंगी तो आपने स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन क्या करनी है, कम करनी है। समझ आ रही है? कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी में लिमिटेशन है, या लिमिटिंग फैक्टर कॉस्ट में एक चीज होती है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस। जब शॉर्टेज होना तो फिर हम सारी डिमांड मीट, किसी एक आधी प्रोडक्ट को हम अवेलेबल रिसोर्सेज शॉर्ट होने की वजह से कम बनाते हैं, तो कौन सी कम बनानी है? इसका मतलब है प्रीमियम भी पूरी बनानी है जितनी पिछली दफा बन रही थी, उसका नया कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा करना है। अगर कम हो सकते हैं तो किसके होंगे? अब वो कितने कम होंगे, ये मेरी जो मैंने वर्किंग 1 यूनिट्स वाली करनी है ना, उससे पता चलेगा। असूल सुन लें यहाँ पे गौर से, किसी भी इदारे की प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट्स में भी गिनी जा सकती है, लेबर आवर में भी गिनी जा सकती है,
और मशीन आवर में भी गिनी जा सकती है। 3 तरीके होते हैं कैपेसिटी को मेजर करने के। यूनिट्स कंपनी की नहीं होती, फैक्ट्री की होती है वैसे कैपेसिटी। फैक्ट्री की कैपेसिटी 3 चीजों से मेजर होती है बेटा, प्रोडक्शन यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर। इस पूरे सवाल में मशीन आवर का तो जिक्र है ही नहीं, प्रोडक्शन यूनिट्स का जिक्र है और लेबर आवर पर यूनिट मैंने निकाले थे, ठीक है। तो याद रखें, अगर हर प्रोडक्ट के ऊपर टाइम पर यूनिट सेम लग रहा हो, हर प्रोडक्ट पे टाइम पर यूनिट सेम लग रहा हो, तो प्रोडक्शन यूनिट को कैपेसिटी के तौर पे लिया जा सकता है। लेकिन अगर हर प्रोडक्ट के पर यूनिट टाइम डिफरेंट लग रहा हो, तो वहां लेबर आवर ज्यादा बेहतर मेजर ऑफ द कैपेसिटी है। ये हमने रूल पढ़ा है, ये सवालों में बता रहा हूं और ये बाइंदा याद रखना है। दोबारा बता रहा हूं, कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन, वो आपने अब लिखना है तो लिखे, मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूं। कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन प्रोडक्शन यूनिट्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर। प्रोडक्शन यूनिट वाली तब लेते हैं जब हर प्रोडक्ट पे टाइम पर यूनिट सेम लग रहा हो, हर प्रोडक्ट के लेबर आवर या मशीन आवर पर यूनिट सेम लग रहे हो ना, तब प्रोडक्शन यूनिट वाली कैपेसिटी चल जाती है। लेकिन अगर किसी एक प्रोडक्ट पे भी टाइम पर यूनिट फर्क लग रहा हो ना, फिर यूनिट्स वाला तरीका सूटेबल। फिर आपने कैपेसिटी को या लेबर आवर से गिनना है, और यहां टाइम फर्क था, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे टाइम लगता था लेबर आवर, वो 1/3 आवर्स थे, और जो प्रीमियम पे टाइम लगता है 0.5। अब अगर मैं कैपेसिटी को यूनिट्स में गिनूंगा तो गलत हूं मैं, मुझे इस कंपनी की टोटल कैपेसिटी किसमें गिननी है, लेबर आवर। ये पॉइंट था आपका, हो गया क्लियर? पता था मुझे यही मसला आना है। कैपेसिटी यूनिट में कब मेजर करूंगा, अगर वो कह देता है ईच प्रोडक्ट पे टाइम सेम लगता है, तो फिर तो जिंदगी आसान है, फिर तो कैपेसिटी को यूनिट्स की बेस पे मेजर करते हैं। यानी किसी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट मेजर होती है व्हेन टाइम ऑफ ईच यूनिट इज फॉर ईच प्रोडक्ट, व्हेन टाइम पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट इज डिफरेंट, तो कैपेसिटी को किस में मेजर करना है, लेबर आवर या मशीन आवर। मेरी बात समझ आ गई सबको? जहां एक ही प्रोडक्ट है वहां तो मसला ही कोई नहीं, जहां एक ही प्रोडक्ट, जहां 2-3 प्रोडक्ट है वहां मसला पैदा होता है। क्यों? 2-3 है तब मसला होगा ना, किसको ज्यादा बनाएं, किसको कम बनाएं, किसको छोड़ें, कितना छोड़ें। जब प्रोडक्ट ही एक है फिर तो मसला ही कोई नहीं समझ आई, फिर यूनिट ही चल जाएगा। मेरी बात समझ आ गई सबको? अब आगे चले, ये पॉइंट टेक्निकल है और इसी को डील करने में मसला होता है बच्चों को। हुआ था बिल्कुल ऐसा सवाल एक और है जो रिवीजन में मैं देता होता हूं, तो बिल्कुल इसका छापा है। वो कहता है आगे, एनी शॉर्टफॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड वुड बी मेट बाय परचेजिंग फ्रॉम मार्केट। वो कहता है अगर आप स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन कम करेंगे ना, तो जितनी आप नहीं बना पा रहे ना, वो कहां से खरीद लो। इसका मतलब है मार्केट से परचेज हो सकता है, तो कितनी कॉस्ट पे खरीदेंगे। आगे आगे चले, मटेरियल की प्राइस कितनी इंक्रीज करेगी विद इफेक्ट फ्रॉम, इसका मतलब है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तकरीबन 8 माह और 4 माह, 4 माह में प्राइस नहीं बढ़ेगी, 600 ही रहेगी। लेकिन अगले 8 माह में प्राइस ने, तो पहले 4 माह में 600 रुपए पर केजी प्राइस होगी पहले 4 माह में, और अगले 8 माह में प्राइस जो होगी वो 630 रुपए होगी। तो मैं एवरेज प्राइस निकाल लेता हूं जितनी होगी। पहले 4 माह में ये 600 कहां से निकला था, वो मैंने ऊपर निकाला था, 600 पर केजी। पहले 4 माह में 600 होगी, अगले 8 माह में 630। जी बेटा 600 पर केजी। तो फुल ऑफ मैथमेटिक्स। तो कई बच्चे कहते हैं बजटिंग तो कुछ भी नहीं सर, ये तो सारा मैथ है। हाँ बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि ये देखने में तो बजटिंग है, लेकिन एक्चुअली अपेरेंटली ये मैथ ही है, कुछ नहीं है। सिर्फ मैथ जो कह रहा है परसेंटेज करी जाओ, चेंज करी जाओ। आगे, द मटीरियल वुड बी परचेज इवनली ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, वो कहता है इवनली परचेज करना है, मुझे इससे कोई मसला नहीं। लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यानी फिक्स और वेरिएबल दोनों,
सेलिंग, एडमिन, उसमें इन्फ्लेशन कितने परसेंट है? इसका मतलब है इस सवाल की जो फिक्स कॉस्ट थी ना उसमें डेप्रीसिएशन का जिक्र नहीं है, डेप्रीसिएशन नहीं थी। चलें जी, बनाए जी स्टेटमेंट। अब नोट्स में जो सोल्यूशन अटैच है दिखाइएगा, वो आई कैप का सोल्यूशन अटैच है, मेरा ख्याल है वो मेरा सोल्यूशन अटैच नहीं है। और अगर मेरा होता, ओए ओए बड़े गंदे तरीके से किया हुआ है, पकड़े। आई कैप का है वो सोल्यूशन। आपका सिर्फ से रेवेन्यू मैच हुआ था। अच्छा लिखा नहीं, वर्किंग की है। चले जी बनाए फॉर्मेट, शाबाश मेरे साथ। हमने 20 मिनट में इसको करना है, 20 से 25 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सारे सवाल का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। पोस्टमार्टम स्मार्ट फिट टक्कर, उसमें एक्चुअल डेटा भी होता है, उसमें प्रोडक्शन यूनिट्स एक्चुअल होते हैं, इसमें प्रोडक्शन यूनिट भी बजटेड होते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज बजटेड होती है और वो फिक्स्ड एफओएच का रेट होता है, बाकी सारा डाटा एक्चुअल होता है। इसमें सारा ही डाटा, कोई रकम एक्चुअल नहीं ली हमने। स्मार्ट फिट, आगे चलें। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन से बनाऊंगा, मार्जिनल से नहीं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 अगस्त 2021। इन्वेंट्री वगैरह कोई नहीं है, और मैं फिगर्स को रुपीज इन मिलियन लिखूंगा क्योंकि फिगर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। कहीं उसने इनकम स्टेटमेंट में नहीं कहा कि प्रोडक्ट वाइज बनाए। तो आई क्या अपने स्टैंडर्ड के लिए सारी इनकम स्टेटमेंट अलहदा बनाई है, प्रीमियम के लिए अलहदा। मैं एक ही बनाऊंगा, स्टैंडर्ड प्रीमियम की इकट्ठी। वो अलहदा बात है कि वर्किंग में अलहदा अलहदा करके जमा करके मेन इनकम स्टेटमेंट फेस पे। बाकी अगर आप अलहदा अलहदा भी बनाते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा जी। बजटेड सेल रेवेन्यू बनाए पहले फॉर्मेट। बजटेड सेल्स रेवेन्यू, हाँ जी, लेस बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई स्टॉक्स वगैरह नहीं है जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक एक लाइन छोड़ते जाएं कैलकुलेशन के लिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये बजटेड है सारा डाटा। वेरिएबल एफओएच कॉस्ट, इसके बाद फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जो उसने नाम लिखे होते हैं, मैं तो अपने वाले लिख रहा हूँ। ले जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच, और उसके बाद क्या है? फिक्स्ड एफओएच। ये बजटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो ये बाहर आपने सेल में से लेस करनी है। उसके बाद जितनी चीजें आपने खुद बना नहीं सके वो खरीद के बेचनी है, तो अगर आप खरीद रहे हैं तो उनकी लेस करें बजटेड परचेज कॉस्ट। अगर ना हुई तो बस डैश डाल दूंगा, नाम लिख लें बजटेड, क्योंकि वो भी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट होती है, जो चीजें खरीद के बेचते हैं ना। बजटेड परचेज कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड। तो मैं इसको डायरेक्ट बाहर यहाँ पे लेस कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यानी ये इदारा एक किस्म का मैन्युफैक्चरर भी है और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा ट्रेडर भी है। जितनी क्वांटिटी खुद नहीं बना सकता, परचेज कर लेता है।
जी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें क्या है जी, हमारे पास सारी फिक्स सेलिंग एडमिन है बस। खुद उसने कहा है कि जो क्वेश्चन में सेलिंग एडमिन है वो सारी की सारी क्या है, फिक्स है। चलो भी जवानो, ये आ जाएगा बजटेड प्रॉफिट। अब मैंने सबसे पहले यूनिट्स की वर्किंग करनी है, क्योंकि कोई भी ऐसी फिगर नहीं है जो रेडीमेड अवेलेबल हो, इवन सेलिंग एडमिन। तो मैं अपनी, हाँ जी, तो वर्किंग नंबर 1, यूनिट्स प्रोडक्शन एंड सेल यूनिट्स। प्रोडक्शन एंड, मैं कैपेसिटी को यूनिट्स में गिनूंगा या लेबर आवर्स में? तो पहले पूरी फैक्ट्री की टोटल कैपेसिटी बताएं मुझे, कितने परसेंट थी करंटली? कंपनी प्रेजेंटली कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम है? तो उसके लेबर आवर निकालो, 75% कैपेसिटी पे कितने लेबर आवर्स थे? तो टोटल कैपेसिटी इन लेबर आवर्स, करंट कैपेसिटी नहीं लिख रहा मैं, 100% टोटल कैपेसिटी लिखने लगा हूं। तो मेरा एक यूनिट पे टाइम जो था वो 1/3 घंटे थे, इनटू पहली प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने हैं? पहली प्रोडक्ट के 9 लाख, ये मेरा ख्याल है 3 लाख घंटे आ जाएंगे। जमा दूसरी प्रोडक्ट, कैपेसिटी फैक्ट्री की होती है, तो टोटल फैक्ट्री की कैपेसिटी लेबर आवर्स में निकाल रहा हूँ, 0.5 लेबर आवर्स थे, इनटू कितने यूनिट्स थे पिछले साल? हाँ जी, टोटल बताएं जी कितना था? 75% इनटू 100, 75% पे पड़ी हुई थी, उसको 100% पे लेके जाना है, तो मुझे बताएं टोटल कितने लेबर आवर आते हैं? 8 लाख लेबर आवर्स। चेक करो, ये 3 थे, 3 6, हाँ 8 लाख घंटे। यानी ये कंपनी टोटल पता है कितने घंटे के बराबर काम मैक्सिमम फैक्ट्री में कर सकती है? 8 लाख घंटों से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग। तो स्टैंडर्ड सबसे आखिर में बनाना है, सबसे आखिर कौन सा बनना है? उसके यूनिट कम ज्यादा बन सकते हैं, लेकिन प्रीमियम के चाहे लोकल वाले हैं चाहे प्रीमियम के फॉरेन कस्टमर के हैं, वो पूरे बनेंगे। तो लिखें जी जरा, अब मैं ये प्रोडक्शन और सेल लिखने लगा हूँ। प्रोडक्शन, तो जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है उन्हें शायद ये टेबल का पता हो, ये क्या है? कि हाँ, वो उसी शक्ल का बना रहा हूँ, है नहीं वैसे लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन ठीक है शक्ल वही है। आई लो नहीं, लिमिटिंग फैक्टर की तरह का टेबल बना रहा हूँ। कमिटेड कॉस्ट नहीं, हाँ टोटल लेबर आवर कितने चाहिए, और एक एक करके आपने बनाना है। तो देखो, वैसे तो और भी तरीके हैं, एरो से भी कर सकते हैं, एरो से भी। ये 8 लाख की तकसीम करनी है मैंने असल में। तो मेरे पास टोटल कितने घंटे अवेलेबल हैं? 8 लाख। मैं यहाँ इंग्लिश में लिखने लगा हूँ अवेलेबल घंटे, तो यहाँ टोटल लेबर आवर में लिखो 8 लाख। पहले कौन सी प्रोडक्ट्स बनानी है, स्टैंडर्ड वाली के प्रीमियम वाली? उसने कहा स्टैंडर्ड को कम किया जा सकता है, जिसको कम किया जा सकता है ना वो बाद में बनाएंगे, पहले वो बनाए जिसको कम। तो आपने वो जो लोकल प्रीमियम वाली यूनिट्स हैं और जो फॉरेन कस्टमर वाले प्रीमियम यूनिट्स हैं, लोकल प्रीमियम की डिमांड में कोई, लोकल लोकल
6 लाख यूनिट्स पूरे बनाने इसके, और ये 6 लाख यूनिट कितने घंटों में बनेंगे? 0.5 के हिसाब से मेरा ख्याल है ये 3 लाख घंटों में बन जाएंगे। 3 लाख घंटे यहाँ से निकल रहे हैं, ये नजर आ रहे हो ऊपर, ये 3 लाख घंटों में बन जाएंगे। बाकी घंटे कितने बचे मेरे पास? 5 लाख। अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, 8 लाख घंटों में से, कितने घंटों में से सबसे पहली प्रोडक्ट बन गई। पहली प्रोडक्ट का क्या नाम है? कितने यूनिट बनाए? पहले भी इतने ही थे पिछली दफा। उसको बनाने में घंटे कितने कंज्यूम हो गए? ये कंज्यूम हो गए, बाकी घंटे कितने बचे? अब 5 लाख। अब 5 लाख घंटे जो बचे हैं उसमें आप 4.5 लाख यूनिट्स उसके बनाए फॉरेन प्रीमियम के। तो 0.5 घंटों के हिसाब से मेरा ख्याल है 2,25,000 घंटे शायद यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। बाकी बचे, वो तरीका तो कुछ भी कर सकते हैं यार। मैं कह रहा हूँ ये भी एरो में कर सकता हूँ मैं, ऐसे बना के कि उस पर कितने घंटे, उस पर कितने लगेंगे। जी बताएं जी, क्या आता है ये? बाकी कितने घंटे बचे? इसमें अब आपने स्टैंडर्ड को बनाना है। अब स्टैंडर्ड के हम 2,75,000 घंटों में जितनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, अब मुझे यहाँ पे यूनिट्स मालूम करने हैं कि मैं 2,75,000 घंटों में कितने यूनिट बना सकता हूँ। किसी को याद है लिमिटिंग फैक्टर वाले में इसको कैसे करते थे आप लोग? अब जिसने तो बेचारे ने कॉस्ट नहीं पढ़ी वो थोड़ा परेशान होगा। हाँ जी, लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स किए जाएं तो टोटल लेबर आवर्स आते हैं। अब मेरे पास ये टोटल लेबर आवर मौजूद है, और लेबर आवर पर यूनिट स्टैंडर्ड पे लगते हैं 1/3। तो प्रोडक्शन यूनिट्स क्या होंगे, ये एक्स निकालना है। 8,25,000, तो 2,75 डिवाइडेड बाय 1/3 करें तो 8 लाख। वैसे इसकी टोटल डिमांड कितनी थी? इसकी टोटल डिमांड, तो क्या हम बाजार से कोई परचेज करेंगे? 25 है ये, 8,25 हम बनाएंगे खुद। बाकी 9 लाख में से 75,000 हम क्या करेंगे? मार्केट से परचेज कर लेंगे। तो अगले कॉलम में लिख लें 75,000 यूनिट, ऊपर हेडिंग है परचेज यूनिट्स। क्या हेडिंग देनी है ऊपर? हाँ जी, वो भी कर सकते हैं बेटा, 2,75,000 इंटू 3 कर सकते हैं, कोई नहीं। ठीक है, हो गया सारा। स्टॉक्स कोई नहीं है, तो ये हमारी वर्किंग वन मुकम्मल हो कि हम हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट बनाएंगे, कितने बाजार से खरीदेंगे, और फिर मिला के बेचने सारे ही हैं। अगर वो कहते हैं सर अगर लेबर आवर सेम होते तो फिर मैंने बेटा ये लेबर आवर से मल्टीप्लाई करने की बजाय मैंने ये यूनिट्स ऐड करने थे। 9 × 6 15 लाख, 15 लाख डिवाइडेड बाय 75% इंटू 100%, फिर वो यूनिट्स में कैपेसिटी आ। समझ आ रही है? फिर मैं लेबर आवर इस्तेमाल ना करता, बस फर्क सिर्फ ये होना था अगर लेबर आवर सेम होते तो। फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूनिट्स की टर्म्स में देखते। किस टर्म्स में देखते? लो जी, पहली वर्किंग हो गई है। अब आ जाए दूसरी वर्किंग। दूसरी वर्किंग किस चीज की होती है? सेल्स रेवेन्यू की। तो आ जाए जनाब, सेल्स रेवेन्यू लिखे। नहीं, ये एक लिमिटिंग होता है बेटा, या लेबर आवर या यूनिट्स, दोनों नहीं लेते।
किसी एक को बेस करते हैं कैपेसिटी के लिए। जी जनाब, अब आप आ जाएं वर्किंग नंबर 2 की तरफ। वर्किंग नंबर 2, सेल्स रेवेन्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर। सेल्स, तो हमने जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी लास्ट ईयर के लिए, 2020 की जो इक्वेशन आपने बनाई थी, 9 लाख एक्स थी प्लस 6 लाख यूनिट्स इंटू 2x थी, और कितने मिलियन थी, 52। तो आपने मुझे x बताया था, स्टैंडर्ड की सेल प्राइस x वो कितनी थी, 2500 रुपये पर यूनिट, और जो प्रीमियम की सेल प्राइस थी पिछले साल, तो मैंने जो ऊपर कैलकुलेशन की थी ना वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। हमने अब 2021 के लिए सॉल्व करना है। दो 2021 में सबसे पहले जो प्रोडक्ट बेचनी है वो लोकल प्रीमियम बेचना है। लोकल प्रीमियम की सेल कितनी होगी, फॉरेन वाला प्रीमियम उसकी कितनी सेल रेवेन्यू होगा। और तीसरे नंबर पे स्टैंडर्ड वाले की सेल रेवेन्यू कितना होगा। तीनों का सेल रेवेन्यू निकाल के जमा कर लेंगे। तो कोई बच्चा मुझे बताए सेल प्राइस पर यूनिट कितनी थी इसकी, प्रीमियम वाले की 5000 थी, लेकिन इसमें कोई इन्फ्लेशन था शायद 1.15 इंटू यूनिट्स कितने सेल किए इसके। तो लोकल वाले के हमने 6000 यूनिट बना के सारे बेच देने हैं। तो 6 लाख का मतलब 0.6 मिलियन यूनिट्स। तो बताए जी क्या, सॉरी 34 मिलियन ये रेवेन्यू आ गया। ये सेल प्राइस निकाली है मैंने और इनटू सेल यूनिट्स। जी दूसरे का बताओ। भाई जनाब बैठे हैं, खुद करें, आगे सवाल नहीं है आपके पास। क्यों, आपको कॉपी नहीं मिली थी तो आपने कराई भी नहीं है। फाइन, थोड़े एक्टिव हो। अच्छा दूसरा क्या आता है, जो फॉरेन था सप्लायर, ओ फॉरेन कस्टमर को आपने 5000, जो नई सेल प्राइस आई थी वो थी, नई सेल प्राइस थी 5750, उसका 80% करें डिस्काउंटेड प्राइस पे, और 4,50,000 यूनिट्स बेचने हमने। जी 20 एग्जैक्ट। नेक्स्ट तीसरा आ जाए, जो स्टैंडर्ड है उस केस में आपके कितने यूनिट बिकेंगे, और प्राइस क्या होगी। स्टैंडर्ड की प्राइस क्या थी, स्टैंडर्ड की प्राइस 2500 रुपया थी, उसमें मेरा ख्याल है 10% इजाफा था। तो सेल यूनिट्स बताओ, स्टैंडर्ड के कितने यूनिट बिकेंगे। 8,25,000 तो आप खुद बना रहे हैं, बाकी बाजार से खरीदेंगे तो टोटल 9 के 9 बिक जाएंगे। 8,25 बना के बेचेंगे, 75,000 खरीद के बेचेंगे, बेचने तो सारे हैं तो इसीलिए पूरे 9 लाख बिकेंगे। वो कॉस्ट में आएगी, हम तो रेवेन्यू ले रहे हैं ना बेटी। बनाने हैं और 75 खरीदने हैं, तो टोटल आपके स्टोर में 9 आ जाएंगे और 9 के 9 बिक जाएंगे।
24। कई बच्चे यहाँ पे 8-25 ले लेते हैं, वो समझते हैं जो परचेज करने हैं उनको संभाल के रखी छोड़ना है। 75 मिलियन टोटल कर ले। 7995, ये ले जी, ऊपर आके लिखे रेवेन्यू 7995 मिलियन। शाबाश। तो यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा वर्किंग 2 का, 7995 मिलियन। अब मेरी अगली वर्किंग कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट। तो आए जी लिखें फिक्स कॉस्ट जहां जहां है उसको इन्फ्लेट करना है। बेहतर है, यहाँ तो फिक्स कॉस्ट सिंपल ही थी, वॉल्यूम से। फिक्स सेलिंग एडमिन 426 मिलियन थी, वो तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे इन्फ्लेट कर लो 10%। तो मैं फिक्स सेलिंग जो थी 426 मिलियन थी, और उस पर 10% इन्फ्लेशन शामिल कर लो, 426 मिलियन थे। वर्किंग नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? टाइम बचा रहा हूं, ये सीधी एक लाइन की तो वर्किंग है। 4 और फिक्स्ड एफओएच कितने थे? 110। वो कैसे आए थे? हमने निकाले थे। 110 थे, उसमें भी इन्फ्लेशन हाँ बताए हुए थे 25%। 440 मिलियन का 25% किया था, तो 110 मिलियन पिछले साल की फिक्स्ड एफओएच आए थे, उसको 10% इन्फ्लेट कर लो, 121 मिलियन। की कहते हो? आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रह गई हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफओएच, और इसी तरह ये वेरिएबल परचेज कॉस्ट जो भी हमने स्टैंडर्ड परचेज करना है। ये वैसे लिखना आसान है, स्टैंडर्ड के कितने यूनिट परचेज करने हैं और एक यूनिट कितनी कॉस्ट में मिल रहा है ओपन मार्केट से, ये जो परचेज कॉस्ट है। उसने कहा था एक यूनिट आपका 2400 रुपए का मार्केट से मिलेगा, और 75,000 यूनिट आपको ओपन मार्केट से, तो मिलियंस में बताना है मुझे, क्या आता है? 180 मिलियन। चलो, अब सिर्फ बाकी कॉस्ट रह गई, मटेरियल, लेबर, मटेरियल, वेरिएबल, लेबर, और तीसरी कौन सी है? तो अब हेडिंग दे वर्किंग नंबर, वैसे तो 4 होती है, लेकिन यहाँ हेडिंग दे वर्किंग 3, वेरिएबल कॉस्ट, और उसके अंदर सब हेडिंग दें 3.1, मटेरियल कॉस्ट। क्या लिखनी है जी? मटेरियल कॉस्ट। चलो भाई जवानों, मटेरियल कॉस्ट बताओ कितना आएगा? वो इक्वेशन वही चलनी है जी, इक्वेशन तो वही चलनी है, ये वाली इक्वेशन। क्या इक्वेशन थी? मटेरियल की प्राइस पर केजी इनटू मटेरियल के केजीज पर यूनिट, और इनटू प्रोडक्शन यूनिट पहली प्रोडक्ट के, प्लस इसी तरह ये इक्वेशन ब्रैकेट दोबारा लगेगी, फिर ये तीसरी दफा, 3 दफा ये क्यों लगेगी? क्योंकि फॉरेन प्रीमियम, लोकल प्रीमियम और स्टैंडर्ड, या वो प्रीमियम वाले चाहे इकट्ठे कर लो, हैं? क्या कहते हो? करो, बताओ मुझे क्या आता है? मटेरियल की कॉस्ट। अब ये मैं फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं होता, ये मैंने आपके लिए लिखा है, ये लिखना जरूरी नहीं होता। तो पिछला साल 2020 जो था, उसमें मटेरियल की प्राइस नहीं थी, मटेरियल के केजी थे,
कितने केजी थे? 1.6 और 2 kg, और 9 लाख और 6 लाख। टोटल मटेरियल कॉस्ट थी 1500। तो ये था 1.6 इंटू 9 लाख इंटू एक्स प्राइस, एक्स 2 kg इंटू 6 लाख और इंटू एक्स, और इक्वल टू 1500 कितने मिलियन था? तो आपने मुझे एक्स कैलकुलेट करके बताया था पिछले साल, तो इसका मतलब था 600 रुपए पर केजी की प्राइस थी पिछले साल, जो कि इन्फ्लेट हो जाएगी अगले साल। तो अगला साल है 2021, उसमें आपकी जो मटेरियल की प्राइस है उसमें इन्फ्लेशन कितना आना है, उसने कहा था 5%। लेकिन अच्छा, वो 620 की थी हमने, है पहले 4 माह में 600 रहेगी, और अगले 8 माह में तो 620 रुपए पर केजी थ्रू आउट द ईयर रहेगी। तो अब आपने 2021 में क्या करना है, 1.6 kg और स्टैंडर्ड के 8,25,000 यूनिट्स बनाने हमने। पर केजी समझ आएगी मैंने क्या किया है? 1.6 kg पर यूनिट लगेगा, ये यूनिट्स हैं, और 620 रुपए प्लस प्रीमियम के, प्रीमियम के टोटल जो यूनिट बनेंगे 6 लाख एक बनने और 450 बार के लिए बनने हैं। बनने तो इकट्ठे ही हैं, 10,50,000 बनने इकट्ठे ही हैं, बनने इकट्ठे ही हैं। और 620 रुपए पर केजी। उन दसो के जवाब कितना आता है मटेरियल कॉस्ट? मिलियन में बताना है भाई मुझे। 21, ये ले, हो गया मटेरियल हो गया। जी बच्चियों को मसला है मटेरियल? हाँ, मैंने ये बताया था बेटी हमारा ये फॉर्मूला होता है, मटेरियल की प्राइस इनटू मटेरियल के केजी पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, ये फॉर्मूला कितनी प्रोडक्ट थी क्वेश्चन में पिछली दफा साल? पिछले साल कितनी थी प्रोडक्ट? 2। तो ये ब्रैकेट फिर 2 दफा रिपीट हुई होगी, एक दफा स्टैंडर्ड के लिए और एक दफा किसके लिए? प्रीमियम के लिए। ये दोनों जमा हुए होंगे, मल्टीप्लाई होके, तो आपका मटेरियल कॉस्ट पिछले साल की टोटल 1584 मिलियन थी। मतलब ये टोटल मटेरियल कॉस्ट आई थी पिछले साल की। अब आप मुझे बता सकती हो इसमें से कौन कौन सी फिगर मौजूद थी पिछली दफा? प्राइस नहीं थी पिछली दफा, नहीं दी हुई थी पिछले साल की, लेकिन क्वांटिटी गिवन थी रेडीमेड बुलेट नंबर 2 में 3 में। इसकी 1.6 kg थी, और स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के 9 लाख यूनिट्स थे पिछली दफा। इसको मैंने एक्स रख लिया, ठीक है। ये 2 kg था बेटा, ये 6 लाख यूनिट थे, और ये नहीं बताया कि वो दोनों मटेरियल डिफरेंट है, तो इसको भी एक्स ही रखना है। अब ये पिछले साल का सॉल्व करेंगे तो एक्स 600 रुपए पर केजी आएगा। अब यही ब्रैकेट अगले साल रिपीट करनी है, लेकिन चेंज प्राइसेस के साथ, ठीक है। अगले साल प्राइस कितनी होगी? 620 क्यों है वो एवरेज, वो इसलिए, तो ये 620 हो गई। क्वांटिटी चेंज नहीं की अगले साल उसने, ये
और स्टैंडर्ड के कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही हैं आप अगले साल? 8 लाख। 9-25 8-25 प्रोड्यूस करे, 9 लाख नहीं करे प्रोड्यूस। इसी तरह जो दूसरी प्रीमियम प्रोडक्ट है उसके लिए भी मटेरियल 620 लगेगा एक यूनिट पे। ओहो 1.6 kg नहीं लगेगा, 2 kg लगेगा। और उसके लोकल कस्टमर के लिए 6 लाख और बाहर वाले कस्टमर के लिए कितने बनाने हैं? तो मैंने टोटल 10,50,000 यूनिट इकट्ठे ले लिया, अलहदा भी ले सकते हैं, फिर ये पूरी ब्रैकेट अलहदा ऐड होगी। लो जी, अब आपने बताना है क्या था आंसर। बस 212.4 मिलियन। नहीं समझ आ रही? हो गया? ऐसे ही लेबर कैलकुलेट करो, ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड्स करो, यानी यही ब्रैकेट लगनी है जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, ऐसे ही बार बार लेबर और वेरिएबल। सवाल खत्म हो जाएगा लेबर और वेरिएबल ओवरहेड पे। तो मैं लेबर की पिछले साल की रकम तो नहीं निकाल रहा, अगले साल की लिख रहा हूँ बस। मेरा ख्याल है अगले साल की लेबर की क्या कॉस्ट आएगी। पिछले साल 900 रुपए का रेट पर आवर था, अगले साल 990 रुपए पर आवर। चेक करना जरा ये मैं सही लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए। दूसरी प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए ये लें जी, लेबर आ जाएगी। बिल्कुल वही डिटो कॉपी हो रहा है लेबर। डिफरेंट किस में? वो प्रीमियम वाले में तो फिर मैंने ब्रैकेट अलग लेनी थी उसकी, इस तरह की ये पूरी तीसरी ब्रैकेट आ जाती है। ठीक कहते हो? नहीं समझ आई? वेरिएबल आ जाएंगे, वेरिएबल ओवरहेड्स। वो कितने थे पिछले साल? 200 थे, 200। और दूसरी के कितने थे? पता नहीं कहाँ निकाले थे, मुझे खुद नहीं याद, डेटा इतना ज्यादा है। किधर निकाले थे वेरिएबल? हाँ ये निकले थे 200 और 250। 200 और 200। लेकिन अब 10% इन्फ्लेशन भी है। इन्फ्लेट करके, और वो जो 250 रुपए थे मेरा ख्याल है वो 275 हो जाएंगे इन्फ्लेट होके 10%। छापा लगाने से बेहतर है जो भी हम है इन्हें जाके दोबारा करना है। लेंथी है, मैथ है, सिर्फ मैथ। ना हुए कभी भी बुरा नहीं होगा। हाँ पेपर में आधे से ज्यादा की ट्राई करनी है आपने, आधे से ज्यादा की, कि मैं आधे से ज्यादा छाप दूं। मिनिमम नहीं मैक्सिमम। कितना, कितने नंबर हैं? 16 × 19 है, 19 × 1.8। हाँ तो 34 मिनट्स में ये सेल हो जानी है। फिक्स तक आना है, वेरिएबल में से कुछ एक दो कर दे, बाकी फंस जा रह जानी है। कोई मसला नहीं, जेड़ी हो रही हो पुल करी जाओ और लिखी जाओ ऊपर। जहां 34-35 मिनट पूरे हुए सवाल छोड़ के आ गए, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। चिपक नहीं जाना सवाल को, ये चिपक गए तो गए। पेपर की वो रिवीर में बताएंगे पहले क्या शुरू करना है, अभी तो चैप्टर ही नहीं हुए सारे। अभी इसके बाद आपके न्यूमेरिकल के 2 चैप्टर रहते हैं, और 3 रहते हैं सॉरी। लेवल यही है, नहीं वो आसान है।
एक मुश्किल है, 2 आसान है, बाकी सारी थ्योरी है। अब हम थ्योरी शुरू कर देंगे साथ थोड़ी थोड़ी दिसंबर में। तकरीबन 40 नंबर की थ्योरी आनी है, 60 नंबर का न्यूमेरिकल आ रहा है। हाँ, दोनों में। जो थ्योरी में कमजोर है वो न्यूमेरिकल से कवर कर लेगा, जो न्यूमेरिकल में कमजोर है वो थ्योरी से, और जो दोनों में कमजोर है वो वापस आ जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और सवाल करें, डेटा उठाना नहीं आता, साथ साथ आप आगे नहीं जाती, आपसे नहीं होने सवाल, मैं बता दूं, आप साथ साथ नहीं करती ना, पहले करती हैं। तो ये इसमें प्रॉफिट्स गिवन है, तो इसमें डेप्रिसिएशन एड बैक किस तरह है? इसमें कहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट? ये वो चैप्टर 17 कैश प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, कैश प्रॉफिट, कैश फ्लो को कहते हैं, खाली प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ ना, कैश प्रॉफिट। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी बेटा।